हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का बिल्कुल रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखी हैं वही सारे आज यहाँ पे हम फटाफट से नोट डाउन करेंगे। तो अपना पेन और कॉपी उठा लो। अगर लिखना नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये अपलोड ऑलरेडी कर दी हुई है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो यू ऑल नो, मान लो आप किसी जगह पे खड़े हो, वहाँ पे अचानक से आप डिगिंग वगैरह कर रहे थे पर आपको वहाँ पे पॉट्स मिल गए। जब पॉट्स आपने देखे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर फ़िश का डिज़ाइन बना है तो यहाँ से पता लगता है कि इनकी डिपेंडेंसी फ़िश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि जो फिशरी है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके टाइम पीरियड पे देखी गई। तो दैट इज़ बेसिकली हिस्ट्री, यानी कि जो भी पास्ट में चीज़ें हुई दैट इज़ हिस्ट्री, और जो आज चल रहा है दैट इज़ करंट अफेयर, ठीक है। सो चलिए, एनीवेज, अब हिस्ट्री को जब हम पास्ट में जाके देखते हैं तो हिस्ट्री हमें 3 हिस्सों में बंटी हुई मिलती है। वो 3 हिस्से क्या क्या हैं? एक को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एक को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरी आती है आपकी प्रोटो हिस्ट्री, एंड तीसरी नॉर्मलाइज दैट इज़ हिस्ट्री, जिसके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं। अब जब प्री हिस्ट्री की बात करोगे ना आप, तो प्री हिस्ट्री में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री क्या बोलते हैं? आपके पास रिटन एविडेंस तो थे, लिखे हुए अवशेष तो थे, बुक्स तो थी, पर वो डिसाइफर ही नहीं हुई हैं आज तक, पता ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, तो वो डिसाइफर्ड ही नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द सेकेंड केस। एंड हिस्ट्री में जाके आप क्या देखोगे कि रिटन तो हैं, ठीक है, रिटन चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, यस, बट वो डिसाइफर्ड भी हैं, यानी कि जो आज आप पढ़ते हो ना बुक्स से, पास्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो, तो वो डिसाइफर्ड हैं, उनका हमें डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है। दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आप एग्जाम्पल देखोगे तो किसका आ जाएगा आपके पास? पाषाण काल का, यानी कि आपकी स्टोन एज। स्टोन एज के बाद प्रोटो हिस्ट्री में अगर आप चले जाओगे तो आपको पता है आईवीसी की बात करें अगर, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या था? हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट क्या चीज़ है? वो डिसाइफर ही नहीं है। और बाकी फिर आपका जो वैदिक काल चलेगा, वैदिक संस्कृत से शुरू हो जाएगा, जो कि सारे डिसाइफर्ड हैं और हम उनके बारे में पढ़ते भी रहते हैं। अब दूसरी बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट द सोर्सेज। कहाँ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसी रही होगी? तो हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं। अब सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है? कॉइन्स आ सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स में एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आपके पास एक किंग आएंगे, बहुत देर बाद आएंगे, एंड में जैसे आएंगे, जिनका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ ना, तो इनकी एक तरफ जो फ्रंट साइड थी कॉइन की, उस पर ये एज अ वॉरियर दिखाए गए हैं। तो कॉइन के ऊपर आज के टाइम पे ठेंगा मिलता है ना जैसे, तो ये कैसे दिखाए गए हैं? ये वॉरियर की तरह दिखाए गए हैं। और बैक साइड पे देखोगे तो वहाँ पे दिखाया गया है कि वो वीणा प्लेयर है, ठीक है, यानी कि वीणा बजाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त का लाइफस्टाइल कैसा था। वॉर्स में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, एंड इवन म्यूज़िक में भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया है। तो ये कहाँ से हमें पता लगा? तो हमें डायरेक्टली कहाँ से पता चल गया? दैट इज़ फ्रॉम द कॉइन्स। तो कॉइन से पता चल जाता है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ इंस्क्रिप्शंस। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं, आपने स्तूप सुने होंगे, एग्जाम्पल स्तूप सुने होंगे, ठीक है। स्तूप के अलावा आपने एडिक्ट सुने होंगे। एडिक्ट को अभिलेख भी बोल देते हैं हिंदी में, तो एडिक्ट सुने होंगे। अब ये स्तूप क्या हुआ करते थे? ऐसे एक माउंड बना दिया जाता था, ठीक है। इस माउंड के नीचे क्या किया जाता था? जो इम्पॉर्टेंट अवशेष थे किसके? बुद्धा जी के, उनको दफना दिया जाता था। अभी याद भी नहीं रहे ना ये चीज़, वैसे तो अब पेपर आ गया है, अब याद होना चाहिए आपको, बट स्टिल। तो यहाँ पे क्या किया जाता था? जो भी अवशेष होते थे उनको दफना दिया जाता था, और ऊपर से एक बड़ा सा पत्थरों का टिल्ला सा बना दिया जाता था, जिसको स्तूप बोल दिया करते थे। वैसे इसको साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया था? दैट इज़ अंडा। अंडा के ऊपर एक हर्मिका हुआ करती थी, और हर्मिका के ऊपर छतरी हुआ करती थी, इस तरह से, ठीक है। ये जो छत्र होती थी ना, छत्र, ये रिप्रेजेंट करती थी किसको? दैट इज़ त्रिरत्न को। तो आप बुद्धिज़्म जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे दैट इज़ बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। तो दे वर द 3 रत्न ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। वहीं पे अगर आप एडिक्ट के बारे में देखोगे तो एडिक्ट्स बहुत सारे थे, जैसे अशोका द किंग, अशोका द ग्रेट किंग, अशोका के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया था? 14 मेजर एडिक्ट्स बनवाए थे। माइनर भी बहुत सारे थे, बट 14 मेजर एडिक्ट्स के बारे में आपको याद रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट एडिक्ट पे लिखा था कि एनिमल किलिंग नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें थी। सेकंड पे लिखा था, आप पढ़ते हो ना, केरला पुत्र चेरा पांड्याज
चोलास का वहाँ पे मेंशन नहीं था, और ये बोला गया था कि हॉस्पिटल होने चाहिए एनिमल्स के लिए भी, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ ऑन द एडिक्ट। एडिक्ट जो होते थे बेसिकली पिलर की फॉर्म में होते थे, स्टोन के भी होते थे पिलर ये, और तो ये होते थे आपके पास, दैट इज़ एडिक्ट। एडिक्ट के बाद आप नोटिस करोगे दैट इज़ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी कोई भी एविडेंस आप कैसे निकालोगे? एक्सकावेशन के थ्रू निकालोगे। उस जगह को क्या करोगे आप? डिग करोगे, और आपके पास जो भी चीज़ आएगी उसको आप स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे हड़प्पन पीरियड की अगर मैं बात करूं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले थे, जैसे कि पॉट्स मिल गए, छानू दारू से हमें लिपस्टिक मिली, जहाँ से पता लगा कि इनको मेकअप का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो वो सारे क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। उसके अलावा जियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या एग्जांपल आप दे सकते हो? जैसे बुर्जा होम विच इज़ लोकेटेड इन कश्मीर, अभी आएगा दोबारा से, क्या बोलते हैं? बुर्जा होम। तो जो बुर्जा होम है ना, विच इज़ लोकेटेड इन कश्मीर, वहाँ पे हमें एक कब्र मिली। कब्र के अंदर हमने देखा एक तो डॉग का बरियल है और साथ में एक आदमी का भी बरियल है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि आदमी का साइन इस तरह से बना देते हैं हम, तो वहाँ पे आदमी का भी बरियल है और साथ में डॉग का भी बरियल है। तो पता कैसे चला? एक तो चलो शेप देख ली कि हाँ ह्यूमन का है, फिर देखा कि मेल है या फीमेल है, तो वो देखा फ्रॉम द पैल्विक गर्डल, और जो भी डीएनए वगैरह उनका प्रेजेंट था। तो दैट इज़ बायोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि हम बायोलॉजी से भी चीज़ों को प्रिडिकेट कर सकते हैं। और क्या सोर्सेज आ सकते हैं? तो आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स आता है, दैट इज़ फॉरेन ट्रैवलर्स। आप देखते हो ना हिस्ट्री में इबन बतूता सॉन्ग भी है, ठीक है। तो जैसे इबन बतूता थे, इबन बतूता आए हमारे इंडिया के अंदर, इबन बतूता। इबन बतूता के अलावा फ़ाहीन का नाम सुनते हो, फ़ाहीन, इनकी बुक्स भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। फ़ाहीन, फ़ाहीन के अलावा आप ह्यून सांग का नाम सुनते हो, ह्यून सांग। तो ये सारे कहाँ पे आए थे? इंडिया के अंदर आए थे। फिर इन्होंने अपनी बुक्स लिखी इंडिया के अंदर बैठ के कि इंडिया के अंदर क्या क्या चल रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपने सुनी होगी, दैट इज़ इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो इस तरह से आप बहुत सारे एविडेंसेस देख लेते हो फ्रॉम द पास्ट। अब ये दोनों अगर जोड़ दूँ ना मैं, ये वाले सोर्सेज, तो ये हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बनाए गए, ठीक है। लिखा नहीं है, लिखने पे फोकस नहीं है, प्रॉपर एक बुक नहीं है। किसी आप देखोगे कॉइन के ऊपर बना दिया, इंस्क्रिप्शन बना दिया। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटल के ऊपर बन सकता है, पत्थर को शेप दे देंगे और उसके ऊपर फिर लिख देंगे चीज़ें। आर्कियोलॉजी देखी, बायोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, फॉरेन ट्रैवलर्स आए, तो ये सारे कैसे थे? नॉन लिटरेरी सोर्स थे। दूसरा जो आपको सोर्स मिलेगा, दैट इज़ द लिटरेरी सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप हर साल के अगर पेपर ओपन करके चेक करोगे ना, देन यू विल नोटिस कि ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज जो थे, ये भी दो चीज़ों में बांट दिए। एक तो थे ऐसे लिटरेचर जो रिलीजियसली ओरिएंटेड थे, यानी कि जो रिलीजन के बारे में ज़्यादा बातचीत किया करते थे। कुछ लिटरेचर निकाल दिए, कैसे? दैट वर सेक्युलर, यानी कि रिलीजन को फोकस नहीं करते थे, बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचते थे और फिर उन बुक्स को लिखा करते थे। रिलीजियस लिटरेचर की अगर मैं सिर्फ रिलीजियस की पहले बात करूं, तो रिलीजियस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे? जैसे वेदास। वेदास, आप 4 वेदास पढ़ते हो हमेशा से, दैट इज़ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अभी डिटेल में भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें इनके अंदर हमें मिलती हैं, बट अभी इतना याद रखो। इसके अलावा आप उपनिषद सुनते हो, ठीक है। उपनिषद अगर देखोगे तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग तो क्या होता है? टू सिट नियर टीचर, और फिर वहाँ से क्या करना? नॉलेज गेन करना। तो उपनिषद में क्या देखेंगे हम कि वैसे तो 108 बोले जाते हैं, बट उसमें से हमें सिर्फ 13 ऐसे एविडेंसेस हैं जो मिलते हैं प्रॉपरली। उसके अलावा सूत्राज आपको मिल जाएंगे। सूत्रा में एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो गृह सूत्र आ जाएगा, श्रोता सूत्र आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? गृह सूत्र आ जाएगा, श्रोता सूत्र आ जाएगा, श्रोता सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सूत्र भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल अगर देखो तो आपको एपिक्स मिलेंगे। एपिक्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। वन इज योर रामायण, दूसरा आ जाता है आपका महाभारत, ठीक है। तो दीज आर योर एपिक्स। उसके अलावा बुद्धिस्ट रिलीजन की आपको बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी बुद्धिस्ट की आपको बुक्स मिल जाएंगी। कुछ बुद्धा जी की खुद की हैं, कुछ उनके जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उनके द्वारा लिखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। तो जो बुद्धिज़्म था उनमें क्या किया गया? त्रिपिताकास बनाई गई, यानी कि त्रिपिताकास। त्रिपिताका का मतलब होता है 3 कास्केट या फिर 3 बास्केट भी आपको मिल जाता है। त्रिपिताका में सबसे पहला आता है सूत पिताक। इसमें सूत पिताक में क्या किया गया? जो ओरिजिनल टीचिंग थी ना बुद्धा जी की,
वो सारी मेंशन करी गई, दैट इज़ इन द सूत पिताक। सूत पिताक के बाद आया विनय पिताक। विनय पिताक में क्या लिखा गया कि अगर मॉन्क्स और नन्स, ठीक है, भिक्षुओं को अगर विहार्स में रहना है, वहाँ पे बुद्धा जी के साथ रहना है, तो उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अंदर एक टर्म दी गई थी, दैट इज़ पति मोखा। पति मोखा क्या कहता है कि, जस्ट अ सेकेंड, पति मोखा क्या कहता है यहाँ पे, पति मोखा में बोला जाता है कि अगर आप कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और जब पनिशमेंट दी जाएगी वो सारा कहाँ पे मेंशन है, तो इनसाइड द विनय पिताका। और टर्म क्या दे दी गई उन पनिशमेंट को, दैट इज पति मोखा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज पति मोखा। उसके अलावा एक और है, दैट इज अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका में क्या किया गया, समरी सी दे दी गई है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बुद्धिज्म की टीचिंग्स होंगी, तो दैट इज बुद्धिस्ट रिलीजन। इसके अलावा आपको और मिलेंगे, दैट इज जैन रिलीजन के भी टेक्स्ट बहुत सारे मिलते हैं, तो जैसे कि 14 पूर्व मिलेंगे, 14 पूर्वास और 12 अंगास, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो, अभी जैनिज्म जब आएगा तो दोबारा से इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये सारे कैसे टेक्स्ट हैं, तो ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। दूसरी हमने बात करी रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा, दैट इज़ सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर टेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो मतलब रिलीजन पे ज़्यादा ये फोकस नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो दैट इज़ सेक्युलर टेक्स्ट। 1 सेकेंड। चलिए जी, सेक्युलर टेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेक्युलर टेक्स्ट में क्या किया गया, लॉ बुक्स बना दी गई। लॉ बुक्स में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, लॉ बुक्स, तो इसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र, दैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ धर्मशास्त्र। दूसरा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ग्रामर के ऊपर बुक मिलेगी, दैट इज़ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो थी ये बुक लिखी गई थी पनिनी के द्वारा। किसके द्वारा, पनिनी के द्वारा। एक और बुक मिल जाएगी आपको, दैट इज़ महाभाष्य। महाभाष्य जो है दैट इज़ रिटन बाय पतंजलि। किसके द्वारा लिखी गई, पतंजलि के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा एक और बुक मिलेगी, दैट इज़ राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो है ये कश्मीर में लिखी गई थी कलहन के द्वारा। किसके द्वारा, कलहन के द्वारा। अभी ये लिटरेचर एक बार आपको हो सकता है अभी याद ना हो, बट आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो राजतरंगिनी भी किस में आ जाती है, सेक्युलर बुक के अंदर आ जाती है। उसके अलावा हमें बहुत सारे संगम लिटरेचर भी मिलते हैं। संगम लिटरेचर, इंडिया के अगर आप साउथ वाले पोर्शन में चले जाओ तो यहाँ पे आपको संगम लिटरेचर देखेंगे आप कि यहाँ पे सारे कंपाइल हुए थे। संगम का मतलब होता है असेंबली, संगम का मतलब होता है दैट इज़ असेंबली, ठीक है। तो ये था आपका बिल्कुल एक जिस्ट हमने देख ली फटाफट से कि क्या क्या लिटरेरी सोर्सेज हमें देखने को मिले इन द पास्ट। अब हम बात करेंगे अगेन फ्रॉम द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने बोला कि हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते, इन्होंने लिखा ही नहीं कभी, तो वो क्या था, प्री हिस्ट्री, यानी कि दे नेवर राइट, लिखा ही नहीं इन्होंने कभी। पर इन्होंने यूज़ क्या क्या किया, तो इन्होंने स्टोन टूल्स यूज़ किए थे, ठीक है। पत्थरों से अपने टूल्स बनाया करते थे, चमड़ा वगैरह कट करना है तो पत्थरों से ही यूज़ करके बनाया करते थे। इसमें भी बहुत सारे फेजेस आते हैं, जैसे कि एक आ जाएगा आपका पेलियोलिथिक फेज। पेलियोलिथिक, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथिक का मतलब होता है दैट इज स्टोन। तो दिस इज पेलियोलिथिक फेज, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, दैट इज पेलियोलिथिक फेज। यहाँ पे आप देखोगे इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स किए थे हमने, दैट इज लोअर, मिडल, अपर। और अपर फेज में जैसे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे ये इन लोगों ने आग का इन्वेंशन कर दिया था, ठीक है। इनको पता चल गया था कि पत्थर से पत्थर को टकराएं तो हमें आग मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास, दैट इज़ मीज़ोलिथिक फेज। मीज़ोलिथिक फेज, मीज़ो की बात करें तो मीज़ो का मतलब होता है मिडल, एंड लिथिक का अगेन सेम ही मीनिंग रहेगा, दैट इज स्टोन।
मीजोलिथिक की जो खास बात थी दैट वाज द माइक्रोलिथ। क्या था? माइक्रोलिथ, यानी कि इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे 8 सेंटीमीटर के टूल्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। दैट फेज वाज नोन एज द माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ के बाद दूसरी जो आप चीज़ देखोगे वो था फ्यूनरल सिस्टम, यानी कि इन्होंने अब सेरेमनीज शुरू कर दी थी कि किसी की जब डेथ होती थी तो सेरेमनी किया करते थे ये लोग। उसी तरह से तीसरा आप फेज देखोगे दैट इज़ नियोलिथिक। क्या बोलेंगे? नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथ का मतलब होता है दैट इज स्टोन। ठीक है, तो न्यूलिथिक फेज को क्या बोलेंगे? न्यू स्टोन एज। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर किया, और जब एग्रीकल्चर किया तो सभी के अपने अपने खेत भी बनेंगे, फील्ड बनेंगे, और जब फील्ड बनेंगे तो उधर ही अपने घर भी बनाने पड़ेंगे, और जब घर वहाँ पे बनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब है ये लोग क्या हो जाएंगे? सेटल। दैट इज दे गॉट सेटल्ड। ठीक है, ये सेटल हो चुके थे। जो बार्ले होती है, वीट होती है, उन सभी को ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे अगर लोकेशन वाइज अगर देख लें ना थोड़ा सा, तो पाकिस्तान का एक रीजन है जिसका नाम है मेहरगढ़। क्या कहते हैं उसको? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आप क्या नोटिस करोगे कि वीट के एविडेंसेस मिलेंगे आपको, जौ मिल जाएगी आपको, ठीक है, बार्ले जिसको बोलते हैं, तो इनके एविडेंसेस आपको मिलते हैं। उसी तरह से अभी आप आगे चलते देखोगे कि कोलदीवा है एक जगह। कोलदीवा कहाँ पे मिलेगी आपको? यूपी में मिल जाएगी। इलाहाबाद जो पड़ता है आज का प्रयागराज, वहाँ पे मिलेगी। और आप नोटिस करोगे वहाँ पे क्या मिल जाते हैं? राइस मिल जाते हैं। एक पीरियड में आप देखोगे कि आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। ठीक है, पेंटिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं स्टोन एज में ही। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक स्टोन एज का जो फेज था उसमें ही मिल जाती हैं, भीमबेटका के पास मिल जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री में कैसे चीज़ें इमर्ज हुई। इसके अलावा अभी हम स्टोन एज को थोड़ा सा डिटेलिंग में करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशंस उसकी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द स्टोन एज। स्टोन एज में सबसे पहले हम देखेंगे पेलियोलिथिक एज के बारे में, पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में, जो चलता है फ्रॉम 5 मिलियन ईयर्स। 1 सेकेंड, किसके बारे में? दैट इज पेलियोलिथिक। ठीक है, पेलियोलिथिक की अगर बात करें तो 5 मिलियन ईयर्स एगो, कितना? 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE, ये इसका टाइम पीरियड बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पेलियोलिथिक टर्म थी ना, ये किसने दी थी? तो जॉन ल्यूबॉक हुआ करते थे एक, जॉन ल्यूबॉक, उन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। इसके अलावा जो स्टोन एज के बारे में बोला था कि एक हैंडेक्स मिलती है, ठीक है, एक कुल्हाड़ी जैसी मिलती है, वो कहाँ पे मिली थी? वो तमिलनाडु में मिली थी। तमिलनाडु में एक हैंडेक्स मिली और उसका नाम डाल दिया गया, जिस लोकेशन पे वो मिली थी पल्लावरम में मिली थी, और उसको बोल दिया कि पल्लावरम हैंड एक्स। ठीक है, क्या बोल दिया उसको? पल्लावरम हैंड एक्स। कहाँ पे मिली थी? तमिलनाडु के अंदर मिली थी। तो ये फर्स्ट एविडेंस यहाँ पे हमें मिल जाता है। ये तो ओवरव्यू से हमने देखा। अब अगर पेलियोलिथिक पीरियड की स्पेसिफिक बात करें ना, तो यहाँ पे आपको हंटर एंड गैदरर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये लोग? हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स। उसके अलावा नोमैडिक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे ताकि उनकी सबसिस्टेंस चलती रहे, दिनचर्या चलती रहे। इसके अलावा ये लोग ना बोलते नहीं थे, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी, पर हाँ ये वॉइसेस निकाला करते थे, आवाज़ें निकाला करते थे। ठीक है, तो वॉइस का ही यूज़ करके ये साइन किया करते थे कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, लाइक दैट। उसके अलावा एक और चीज़ अगर आप देखोगे कि फायर का यूज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया था। फायर यूज़ एज आई टोल्ड यू कब मिला था इनको? तो अपर पेलियोलिथिक में। अपर पेलियोलिथिक में इन्होंने क्या किया था? फायर यूज़ करना शुरू कर दिया था। और कुछ हमें वहाँ से एविडेंसेस मिले थे, कुछ इस शेप के। ठीक है, इसको कुछ बोलते हैं कि मे बी ये इनकी मदर गॉडेस थी, पूजा पाठ किया करते थे। पर वहीं पे हम बोलते हैं कि ये स्टोन का ज़्यादा यूज़ किया करते थे टूल्स बनाने के लिए, तो हम ये भी बोल देते हैं कि अगर ये हड्डी का बना हुआ है तो मे बी एज अ वेपन इसको यूज़ किया जाता था। डिफरेंट स्टोरीज इसके साथ अटैच्ड हैं, तो इसमें हम सिर्फ इतना ही अभी बोलेंगे कि हो सकता है, देयर कैन बी एनी चांस। इसके अलावा एक दांत मिला है, और दांत के बीच में से छेद कर रखा था यहाँ पे, और बोला जाता था कि मे बी यहाँ से धागा डालते थे ये लोग और इसको एज अ एम्यूलेट यूज़ करते थे, ताबीज जिसको आप बोलते हो, तो एम्यूलेट की तरह इसको यूज़ किया जाता था मे बी। तो जस्ट एनालिसिस है, क्योंकि एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे बोला जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मिली थी, ऑस्ट्रिच का अंडा मिला। ऑस्ट्रिच के अंडे पे एक डिज़ाइन सा मिल गया। कैसे? ऐसे बनाया था और इस पर क्रिस क्रॉस से डिज़ाइन बनाए हुए थे, लाइक दिस। ठीक है,
और इसको बोल दिया गया कि ये जो ऑस्ट्रिच का एग शेल था इसके ऊपर हमें ये डिज़ाइन मिला। तो मे बी वो लोग कभी कभी फ्री हुआ करते थे और फ्री होते होते वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, तो उसको बोल दिया कि ऑस्ट्रिच की शेल के ऊपर जो डिज़ाइन मिला था। इसके अलावा अगर देखें अगर लोकेशंस, तो लोकेशन हम यहाँ पे अखंड भारत के ऊपर फोकस करेंगे अभी, ठीक है, इस तरह से। अभी सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, दैट इज़ पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में एक रिवर जाती है दैट इज़ सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर में बोला जाता है कि जो स्टोन एज है, पेलियोलिथिक स्टोन एज है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज है, उसके हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। वैसे यूपी वाले एरिया में चले जाओ, यूपी में एक वैली पड़ती है दैट इज़ बेलन वैली। क्या पड़ती है, बेलन वैली। जो बेलन है ना, बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है एक रिवर की, रिवर का नाम है तमस, या उसको टोन्स भी बोलते हैं। और ये जो तमस रिवर है ये फर्दर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा आप नोटिस करोगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे, भीमबेटका केव्स में। कहाँ पे, भीमबेटका केव्स में। वैसे उड़ीसा के अंदर जाओगे तो उड़ीसा के अंदर आपको 3 जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती हैं, और क्या क्या है वो तो उन जगहों का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर बुढ़े से याद रख लेना, दैट इज़ बूढ़ा बलंग। क्या, बूढ़ा बलंग। दूसरी आ जाएगी आपके पास दैट इज़ कमर पारा। क्या आ जाएगी, कमर पारा। और तीसरी जगह आ जाती है यहाँ पे दैट इज़ कुलियाना। क्या आ जाती है, कुलियाना। फिर वैसे ही वेस्ट बंगाल जब पहुँचेंगे ना आप, तो वेस्ट बंगाल में भी आपको 2 जगह मिल जाएंगी। तो वेस्ट बंगाल के कैसे याद रखोगे, वहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो एक जगह का नाम ही उससे है कि बाघ मुंडी, बाघ मुंडी। तो ये कहाँ पे मिल जाता है, वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। वैसे ही एक और जगह है वहाँ पे दैट इज़ भीरबानपुर। क्या बोलेंगे, भीरबानपुर। वैसे ही अगर आंध्र प्रदेश अगर आप जाते हो तो आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन मिल जाती है जिसका नाम है नागार्जुनी कोंडा। क्या बोलेंगे उसको, नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा के बाद नीचे चले जाओ और तमिलनाडु में आपको 3 जगह और मिलेंगी, जिसमें से आप एक तो याद रख लेना एटलीस्ट। एक मिलती है अतिराम पक्कम, अतिराम पक्कम, अतिराम पक्कम। इसके अलावा एक और जगह मिल जाती है दैट इज़ मंजन करम। मंजन करम के अलावा एक और मिलती है विच इज़ गुड़ियान केव्स। क्या मिलती हैं, गुड़ियान केव्स, ठीक है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र वाले एरिया में जाओगे तो महाराष्ट्र में मिलती हैं 2 जगह दैट इज़ चिरकी और निवासा, ठीक है। तो ये कब मिली आपको, तो ये सारी मिलेंगी पेलियोलिथिक पीरियड में। पेलियोलिथिक साइट्स इनको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और फेज़ देखा दैट इज़ द मेसोलिथिक, जिसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं या फिर मेसोलिथिक बोलेंगे। तो उनका अगर टाइम पीरियड आप देखोगे ना, मेसोलिथिक, तो अभी देखो 5 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 BCE तक अगर देखें तो उसमें हमें किसका मिला, पेलियोलिथिक फेज़ का मिला। तो मेसोलिथिक का कब से कब तक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्रॉम द 10,000 टू 8,000 BCE, ठीक है, 8,000 BCE तक मिल जाएगा। यहाँ पे भी अभी आप नोटिस करोगे कि ये लोग भी हंटर गैदरर्स हैं, पर साथ में ये अब हर्डर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, साथ में हर्डर्स बन जाएंगे। पेलियोलिथिक में क्या थे, हंटर एंड गैदरर, यहाँ पे हंटर एंड गैदरर भी हैं, साथ में क्या बन गए, पेलियोलिथिक बन चुके हैं। और एक फीचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इन्होंने माइक्रोलिथ्स यूज़ करे थे। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी चीज़, यानी कि स्मॉल, और लिथ का क्या मतलब हो गया, स्टोन मतलब हो गया, ठीक है। तो माइक्रोलिथ मतलब बहुत छोटे छोटे टूल्स यूज़ किया करते थे, जिनकी लेंथ आप देखोगे बहुत ही कम हुआ करती थी, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, बहुत कम लेंथ हुआ करती थी इनकी। इसके अलावा इन्होंने बो एंड एरो का इन्वेंशन किया था, बो एंड एरोज़, ठीक है, बो एंड एरोज़ का यूज़ करा करते थे ये। इसके अलावा ये देखेंगे आप यहाँ पे कि इन्होंने मेगालिथ्स का यूज़ किया। मेगालिथ्स, मेगा का मतलब है बहुत बड़ा, समथिंग विच इज़ बिग, और लिथ मतलब बड़ा सा स्टोन। कहाँ पे रखा करते थे, बिकॉज हमने देखा कि इन्होंने सेरेमनी स्टार्ट कर दी थी, बरियल स्टार्ट कर दिए थे, फ्यूनरल स्टार्ट कर दी थी। तो जब बरियल ये किया करते थे ना, यहाँ पे मान लो ये बरी कर दिया, तो इसके साइड में ना एक बड़ा सा पत्थर रख दिया करते थे, और उसको क्या बोल दिया, दैट इज़ मेगालिथ, प्रोटेक्शन के लिए रख देते थे बेसिकली, ठीक है, ताकि अगले जन्म में कोई दिक्कत ना आए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो जो बरी थे वो करने लग गए थे मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। कलर्स का यूज़ करने लगे ये लोग। कलर्स कैसे कैसे यूज़ करें, तो कलर में आप देखोगे एडवांसमेंट आने लगी, रेड और वाइट कलर इन्होंने यूज़ किया। वन वॉज रेड
और दूसरा कलर इन्होंने यूज़ किया था वाइट। कहाँ से लेते थे? तो प्लांट से ले लेते थे, एनिमल की जो फैट्स हुआ करती थी वहाँ से ले लिया करते थे। इसी टाइम पे एक जगह है दैट इज़ सुहागी घाट। सुहागी घाट में अगर आप एक जगह देखोगे कौन से एरिया में पड़ती है, तो आपने कायमूर हिल्स पढ़ी होंगी। कायमूर हिल्स यूपी वाले एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। नीचे ये फिर मध्य प्रदेश की तरफ लीड कर जाता है। पर अगर यूपी के अंदर ये जो सुहागी घाट वाला एरिया है, यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला था पेंटिंग का। फर्स्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग कहाँ पे मिल जाता है? सुहागी घाट। कहाँ पे लोकेटेड है? कायमूर हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ये अब देखो पेंटिंग करेंगे ना, जब कलर मिल रहे हैं रेड एंड वाइट, तो ये ऑब्वियसली पेंटिंग भी करेंगे। तो जब पेंटिंग करेंगे तो इनके लिए ब्रश भी चाहिए होगा। तो जो स्क्वारल होती है ना, गिलहरी होती है, उसके बाल का यूज़ करके ये ब्रश बना दिया करते थे। ठीक है, तो सॉरी, तो ब्रश किसका बनाया करते थे? तो स्क्वारल का जो पूंछ में बाल लगे होते हैं ना, उसका बना दिया करते थे। और जब ये बरी करते थे ना किसी को, तो उनके साथ ऑर्नामेंट्स भी रख देते थे। ऑर्नामेंट्स किसके बने होते थे अभी? तो ऑर्नामेंट्स यहाँ पे पत्थरों के बनाए जाते थे, डिज़ाइन बना दिया जाता था बेसिकली। और ऑर्नामेंट्स के साथ डेली यूज़ की जो भी आइटम होती हैं, खाना हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर होंगी, टूल्स हो गए, वो सब यहाँ पे रख दिया करते थे ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए कोई भी। इनका मानना था मतलब यहाँ पे कि लाइफ होती है, ठीक है, लाइफ होती है मरने के बाद भी। दोबारा से अपना अखंड भारत बनाएंगे क्योंकि थोड़ी सी लोकेशन यहाँ पे देखना ज़रूरी हो जाता है। तो अब मीज़ोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, ये आ गया आपका मीज़ोलिथिक। मीज़ोलिथिक की अगर साइट्स हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं। दोबारा से हम पाकिस्तान में ही चलेंगे। पाकिस्तान में एक रीजन आता है दैट इज़ बागोर, और एक और एरिया आता है विच इज़ अजमेर। क्या? अजमेर। तो ये जो बागौर है, एक रिवर जाती है वहाँ से कोठारी करके, रिवर कोठारी, उसके जस्ट बैंक पे है, उसके जस्ट किनारे पे लोकेटेड है बागौर। किस रिवर के? कोठारी रिवर के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मीज़ोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप, सॉरी ये तो राजस्थान आ गया था ना, ओहो ये राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। पाकिस्तान में कौन सा आएगा? तो पाकिस्तान में एक जगह आपने भी पढ़ी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आप अगर जाओगे तो मेहरगढ़ में हमें एविडेंसेस मिलते हैं मीज़ोलिथिक पीरियड के, विच इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान भी बोल सकते हो आप। गुजरात के रतनपुर एरिया में अगर आप जाते हो, रतनपुर, वहाँ पे भी मीज़ोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिल जाते हैं। दोबारा से उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है दैट इज़ चौपानी मांडो। चौपानी मांडो की अगर बात करें, यहाँ पे आपको दो जगह मिलेंगी, और दैट इज़ कायमूर, और साथ में एक और मिल जाएगी। एक तो चौपानी मांडो होगी, देन सेकंड मिल जाएंगी आपको दैट इज़ कायमूर, तीसरी मिल जाएगी महादाहा। क्या मिल जाती है? महादाहा। महादाहा में एक खास चीज़ मिली है कि यहाँ पे मेल और फीमेल का बरियल एक साथ है, यानी कि एक ही डब्बे के अंदर मेल को भी रखा गया है और फीमेल को भी रखा गया है। मे बी बिलीव टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, सती सिस्टम से कंपेयर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश दोबारा से जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह देखी हमने दैट इज़ भीमबेटका केव्स। भीमबेटका में हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे क्या देखा अभी हमने? पेंटिंग्स मिलने लगी। पेंटिंग्स कहाँ पे मिल गई हमें? कायमूर हिल्स में मिल गई, यूपी के। अब नीचे आप मध्य प्रदेश आओगे तो भीमबेटका में हमें और भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी। एक और जगह मिलती है यहाँ पे दैट इज़ आदमगढ़। आदमगढ़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करी जाती थी, यानी कि पशुपालन यहाँ पे शुरू हो चुका था। मीज़ोलिथिक में एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किया करते थे, यानी कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते आप साइंस के अंदर, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। ऐसी पेंटिंग्स भी ये लोग बनाया करते थे। और जब ये पेंटिंग्स बनाने लगे तो मतलब लोगों को बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट आ रहा था, और उनके पास इवन अब पेंटिंग बनानी है तो उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो बोला जाता है कि मे बी दे वर हैविंग सम एक्स्ट्रा टाइम, मतलब सब्सिस्टेंस का ही उनको काम नहीं था, उनके पास थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम आने लगा था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नियोलिथिक फेज़ के बारे में। किसके बारे में? नियोलिथिक। तो नियो का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, न्यू। तो हम कहाँ तक आ चुके हैं? हम आ चुके हैं 8000 BCE तक। अब ये चलेगा फ्रॉम 8000 BCE टू 6000 BCE। कहाँ तक आ जाएगा? 6000 BCE।
ठीक है। अब इनमें क्या क्या खास बातें आएंगी, तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि इन्होंने एग्रीकल्चर कर दिया था शुरू। तो जब एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा तो खेत बन जाएंगे, और अगर खेत बन जाएंगे तो लोगों को उसके आसपास ही अपना घर बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं घर होगा तो कोई और उसको हथिया लेगा। तो मतलब यहाँ पे अब कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि कम्युनिटीज़ बनने लगी थी, और जब कम्युनिटीज़ बनेंगी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक जगह पे बन जाती हैं, तो उससे क्या बनते हैं, गाँव के गाँव बन जाते हैं। और फाइनली आप देखोगे उन विलेजेस के कुछ सेक्शन में ट्राइब्स भी बननी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के साथ देखो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। एग्रीकल्चर आप एक जगह देखोगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में अभी एग्जाम्पल भी देखा, कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। वहाँ पे भी नियोलिथिक के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेंट करी, दैट इज़ व्हील। इन्होंने पहिए का निर्माण कर दिया था। अब ये जो पहिया था ना, इसका ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता था, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने का यूज़ होता था, बट ऑल्सो इन द पॉटरी मेकिंग। अब ये पॉट्स बनाया करते थे, व्हील के ऊपर रख के रोटेट करके उसको बढ़िया बढ़िया पॉट्स बनाने लगे। इसके अलावा इन्होंने सुई धागे भी अरेंज कर दिए, अब नीडल्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है। बेसिकली ये जो नीडल्स होती थी, अभी ये कोई चीज़ कट करनी है उसके लिए किया जाता है, बट बाद में हमें पता चला था कि ये सुई धागा भी यूज़ करने लग गए थे। और इनके जो घर हुआ करते थे वो होते थे वाटर डॉब हाउसेस। वाटर डॉब हाउसेस का क्या मतलब है, वो जो हट्स नहीं होते घास फूस के बने होते हैं, तो उसके बनाए होते थे, और शेप्स दे दी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कईयों ने रेक्टेंगुलर शेप के बनाए, कईयों ने सर्कुलर शेप के बना दिए। इन्होंने बास्केट्स बनानी शुरू करी। बास्केट का क्या काम था उस टाइम पे, नहाने का तो नहीं होगा, रिवर की साइड में नहाया करते थे आराम से। यहाँ पे जो बास्केट थी उसका काम था मेनली फॉर द स्टोरेज, यानी कि चीज़ों को स्टोर करके रखना। और इन्होंने क्या किया, ये ना वर्शिप लग गए नेचर की करने। ठीक है। जैसे थंडर, लाइटनिंग होती है उसकी, फायर की, उन सभी चीज़ों की इन्होंने वर्शिप शुरू कर दी। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे स्टार्टेड टू वर्शिप नेचर। नेचुरल चीज़ों को इन्होंने क्या करा, जो है वर्शिप करना शुरू कर दिया। ठीक है। स्नेक की वर्शिप, जो स्नेक का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, स्नेक की जो पूजा है, स्नेक की जो वर्शिप है, वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखी गई है, तो वो नियोलिथिक पीरियड के अंदर ही देखी गई है। ठीक है। अब पहले हमने देखा मीजोलिथिक में कि बरियल की साइड में एक मेगालिथ लगा देते थे, यहाँ पे 2 मेगालिथ लगाए जाने लगे, एक फ्रंट साइड एक पैरों वाली साइड। ठीक है। तो दोनों तरफ अब ये क्या करते थे, मेगालिथ्स लगा दिया करते थे। अब इसके साथ ही अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेशंस देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द नियोलिथिक, कहाँ कहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले। तो सबसे पहले आप पाकिस्तान का ही एग्जांपल लोगे। अगेन पाकिस्तान में एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे मिला मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आप देखोगे एग्रीकल्चर के बहुत सारे एविडेंसेस मिले, वीट मिली, जौ मिली, तो मतलब इन सभी चीज़ों को ये उगाने लग गए थे। मेहरगढ़ में ही एक और चीज़ बहुत खास मिली कि एक दांत मिला, एक टूथ मिला, और उसमें ना ड्रिलिंग कर रखी थी। क्या कर रखी थी, उसमें ड्रिलिंग कर रखी थी। तो मेहरगढ़ के अंदर हमें ये एविडेंस मिलता है। मेहरगढ़ के अलावा एक और साइट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है नियोलिथिक पीरियड के लिए, वो है किली गुल मोहम्मद। क्या बोलेंगे उसको, किली गुल मोहम्मद। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन द नियोलिथिक पीरियड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने लगे, यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलने लगे। अब चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया एक जगह आएगी जिसके बारे में अब मैं मेंशन करने वाली हूँ, विच इज़ नोन एज बुरज़ाहोम। क्या बोलते हैं उसको, बुरज़ाहोम। वन सेकेंड। कश्मीर में क्या मिलेगा आपको, बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम में बहुत खास चीज़ मिली थी। क्या मिली थी, ह्यूमन और डॉग का बरियल एक साथ मिलेगा आपको। ह्यूमन डॉग बरियल एक ही जगह पे मिल जाएगा। बुरज़ाहोम के अलावा एक और जगह है वहाँ पे, दैट इज़ गुफ कराल। क्या कहेंगे उसको, गुफ कराल। गुफ कराल में हमें किस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल जाते हैं। ठीक है। वैसे ही यूपी के अंदर दोबारा से, यूपी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, जस्ट एन एग्जांपल, कोल दीवा का। कोल दीवा में क्या मिला हमें, तो राइस के एविडेंसेस मिले। किसके, राइस के एविडेंसेस मिले। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना इनको। इसके अलावा कोल दीवा में एक और चीज़ हमें मिली कि नियोलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक फेज स्टार्ट हुआ था। चाल्को इज रिलेटेड टू कॉपर, तांबा। ठीक है। तो बोला जाता है कि नियोलिथिक के बाद जो है वो चाल्कोलिथिक फेज शुरू हुआ था, और चाल्कोलिथिक के बाद में हम देखते हैं कि आयरन फेज शुरू हुआ था। तो यहाँ पे कोलदीवा में कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले जिसका मानना था कि नियोलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक आया, और चाल्कोलिथिक के बाद डायरेक्टली वैदिक पीरियड आ गया, आईवीसी को स्किप कर दिया इन्होंने। ठीक है। सो ये सारे एविडेंसेस हमें मिले यूपी के अंदर। वैसे ही एक जगह हमें तेलंगाना के अंदर मिल जाती है। तेलंगाना अगर जाएंगे तो वहाँ पे मिलता है उतनूर। क्या मिलता है, उतनूर। ये जगह है एक उतनूर, विच इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना। यहाँ पे हमें ऐश माउंड मिलते हैं। ठीक है। भस्म के जो हैं बड़े बड़े टिल्ले मिलते हैं, ऐश माउंड।
उसके अलावा तमिलनाडु अगर आप जाओगे ना, तो तमिलनाडु में भी आपको एक और जगह मिलती है विच इज़ पय्यम पल्लह। क्या मिलती है? पय्यम पल्लह। पय्यम पल्लह में हमें ग्रीन ग्राम मिलता है, मटर, ग्रीन ग्राम। मटर नहीं बोलेंगे, वो जो ताज़े ताज़े अगर आपने चने का फील्ड देखा होगा ना, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन ग्राम। और इसको एक टर्म दे दी थी, दैट इज़ कुलट्ठी। क्या बोलते थे ये लोग? इसको कुलट्ठी बोलते थे। वैसे ही अगर कर्नाटका भी जाओगे, कर्नाटका की भी बहुत सारी जगह हमें मिलती हैं, जैसे कि मस्की। क्या मिली? मस्की। एक और मिली है, दैट इज़ हलूर। ठीक है, मस्की, हलूर। एक और है, दैट इज़ बूढ़ी हल। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हमें कहाँ पे मिलती हैं? कर्नाटका के अंदर भी मिलती हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा, दैट इज़ द नियोलिथिक फेज़। और नियोलिथिक फेज़ को ना नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला था। किसने बोला था? तो एक एक्सकवेटर ही होते थे, उनका नाम था वी गॉर्डन चिल्डे। क्या नाम था? वी गॉर्डन चिल्डे। क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी, सेटल लाइफ आ गई है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगी, व्हील बन चुका है, पॉट्स बना रहे हैं लोग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो टूल्स जो हैं वो काफ़ी पैक्ड बन रहे हैं, काफ़ी प्रिसाइज बना रहे हैं ये लोग। तो इसी वजह से जो वी गॉर्डन चिल्डे हैं, उनका मानना है कि नियोलिथिक फेज़ जो है वो नियोलिथिक रेवोल्यूशन था। ठीक है, इसके अलावा एक और फेज़ आता है जिसको हम बोल देते हैं चाल्कोलिथिक फेज़। चाल्कोलिथिक फेज़, चाल्को का मतलब होता है कॉपर, तांबा, लिथ का मतलब होता है अगेन स्टोन। इसका टाइम पीरियड ले लेते हैं 6000 टू 6000 टू 3000, 6000 टू 3000 BCE। BCE, हाँ, इसमें टॉप पे पता नहीं क्या होता है, चलो यहाँ लिख देती हूँ, 6000 टू 3000 BCE। अब देखो, बहुत सारे हिस्टोरियंस को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि पहले चाल्कोलिथिक फेज़ आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। हम तो चाल्कोलिथिक ही पढ़ेंगे, बट आप कई सारे एविडेंसेस ऐसे देखोगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो वेरी करती रहती हैं, बट एनीवेज, तो नाम से पता लग रहा है इन लोगों ने कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो हड़प्पा से पहले के लगेंगे, कुछ बाद के लगेंगे। कम्युनिटी जो थी यहाँ पे वो रूरल थी, गांव लेवल की थी, बट कुछ अर्बन भी मिलते हैं। अर्बन कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक हैं, तो इस वजह से आपको लोकेशन थोड़ी सी याद रखनी है। एक आती है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एक और आती है विच इज़ इराम। इराम जो है ये कहाँ पे? इराम नहीं, ईरान, ईरान। ठीक है, ये ईरान आई नहीं है, ई है। ठीक है, ईरान। ये कहाँ पे मिल जाएगी आपको? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगी। तो ये दोनों थोड़ी सी अर्बनाइज्ड हमें मिल जाती हैं। एग्रीकल्चर तो इनको भी नोन ही था। ठीक है, पर ओरिएंटेड नहीं थे टुवर्ड द टेक्नोलॉजी, यानी कि हल वगैरह का यूज़ ये नहीं कर रहे थे, पूरा का पूरा मैनुअल था, हाथ से ही चीज़ें करी जाती थी। और उसके अलावा ब्रॉन्ज भी ये लोग यूज़ करने लगे थे, पर उतना खास नहीं कर रहे थे जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में करेंगे। ब्रॉन्ज जो होता है ये आपका दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक इसमें कॉपर होता है, दूसरा इसमें टिन होता है। ठीक है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन्ज। पर जो इसकी क्वालिटी थी दैट वाज हाईली लो। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं आपको मिलेगी, बेकार सी क्वालिटी मिलती है। तो ये आपका चाल्कोलिथिक फेज़ में हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्ज है वो भी ये यूज़ कर रहे थे, बट लो क्वालिटी का मिल रहा था। इसके अलावा कुछ सती के एविडेंसेस भी देखे गए हैं, कहाँ पे? जैसे कि ईरान के अंदर। ईरान कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मे बी जब गुप्ता चल रहा था ना, गुप्ता काल, उनको मिले थे सती एविडेंसेस। तो उन्होंने जब फाइंड आउट करा तो दे रियलाइज्ड कि ये तो स्टोन एज से बिलोंग करता है एक, और वो एज कौन सी थी? वो थी चाल्कोलिथिक एज। उसके अलावा हमें बहुत सारे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनी हुई मिली हैं, ब्रॉन्ज की गुड्स मिली हैं। कहाँ पे मिली हैं? तो जो एक और अर्बनाइज्ड एरिया था वो था दाइमाबाद। तो दाइमाबाद के अंदर हमें क्या मिला? बहुत सारी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाई हुई थी। इसमें हाथी बनाए रखे थे इन्होंने, राइनो बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये सारा हमें कहाँ पे मिला? आपके दाइमाबाद में। हाथी बनाए थे इन्होंने ब्रॉन्ज के ही, राइनो बनाए थे, रथ बनाए थे। तो ये सारे कहाँ पे मिल जाते हैं हमें? एट चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, टूल्स ये भी बना रहे थे, वेपन्स ये भी बना रहे थे, पॉटरी ये भी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? पॉटरी। ऑल्दो हम देख चुके हैं नियोलिथिक में भी इन्होंने शुरू कर दी थी। इनकी जो पॉटरी थी ना वो काफ़ी स्टाइलिश मिलेगी आपको। कुछ जो बनाएंगे वो देखना ऐसी बनाएंगे, ग्लोब्यूलर सी शेप की, ग्लोब्यूलर, जस्ट बिकॉज नीचे से गोल सी हुआ करती थी, इसको नाम दे दिया गया ग्लोब्यूलर वेस। तो ये जो चीज़ थी ना, इसका यूज़ ये लोग किस लिए करते थे? फॉर द डेकोरेशन पर्पस। कुछ गॉबलेट से बना दिए, वो जो आप तेल जब निकालते हो ना फ्रॉम द बिग बिकर, छोटे बिकर में ऐड करना होता है, वो फनल सी लगाते हैं,
तो उसकी शेप ही बन रही थी, उसको बोल दिया गॉबलेट शेप की है, ठीक है। फिर डिशेस को स्टैंड के ऊपर रखा जाता था, प्लेट को ना प्रॉपर एक स्टैंड बनाया गया और उसके ऊपर रखा जाने लगा, यानी ये डिशेस ऑन स्टैंड। उसी तरह से कटोरियाँ भी किस में रखी जाने लगी, स्टैंड के ऊपर, तो उसके लिए भी प्रॉपर स्टैंड बने ऐसे। तो जो बाउल्स थी दे वर ऑल्सो ऑन स्टैंड। कुछ जो थे वो परफोरेटेड इन्होंने पॉट्स बनाए। परफोरेटेड कैसे बनाए, देखो ऐसे होती थी सुराही, आपने मे भी देखी हो, ऐसा जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ, ठीक है। अब ये थी सुराही जैसी, तो ये ऐसे भी बना दिए इन्होंने, तो दैट वाज द डेवलपमेंट। परफोरेटेड बोल दिया मैंने, सॉरी, ये सुराही की शेप का था। तो ये कब बनने लगे, दैट इज़ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी लोकेशंस आप देख लो, कहाँ कहाँ पे चालकोलिथिक के आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो चालकोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राजस्थान। अगर आप राजस्थान जाओगे वहाँ पे आपको कल्चर्स मिलते हैं, बेसिकली क्या मिलते हैं, कल्चर्स। एक मिलेगा आपको यहाँ पे बनस कल्चर, क्या मिल जाता है, बनस कल्चर। दूसरा मिलता है गणेश्वर, क्या मिल जाता है, गणेश्वर, गणेश्वर कल्चर या फिर गणेश्वर जोधपुर कल्चर बोल देते हैं इसको। एक और आपको यहाँ पे मिल जाता है विच इज़ आहार कल्चर, क्या मिलता है, आहार कल्चर। आहार लोकेशन है बेसिकली वहाँ पे, आहार, नीचे लिखती हूँ, आहार। आहार जो है ये आपको एक लोकेशन मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। इसको तांबावती भी बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता था, तो इसको तांबावती भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा एक स्टोन ब्लेड फैक्ट्री भी मिली है, तो वो कहाँ पे मिली है, वो मिली है गिलुंद, गिलुंद, गिलुंद। ये क्या है, स्टोन ब्लेड फैक्ट्री, स्टोन ब्लेड फैक्ट्री कहाँ पे मिली, गिलुंद में मिली। गिलुंद कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। वैसे बालाथल भी मिली है एक जगह। तो अगेन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे चालकोलिथिक में। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप दो जगह देख चुके हो ऑलरेडी, ईरान देख लिया, एक ही देखा भी है, ठीक है। एक ईरान देखोगे आप यहाँ पे, एक और आपको मिलता है दैट इज़ क्याथ, और एक मालवा तो आपने सुना ही होता है, ठीक है। मालवा, मालवा में हमें मालवा कल्चर मिला। यहाँ पे सिरेमिक्स भी बहुत सारे मिले, ठीक है, सिरेमिक्स बहुत सारे मिले। कहाँ पे मिले, तो इन मालवा। उसके अलावा आप महाराष्ट्र में आ जाओ, महाराष्ट्र में तो बहुत ही सारे एविडेंसेस मिले। तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर मिलेंगे आपको, जैसे कि स्वालदा कल्चर मिल जाएगा, ठीक है, जॉर्वे कल्चर मिलेगा, जॉर्वे। जॉर्वे कल्चर के अलावा आप देखोगे आपको एक जगह मिलेगी इनाम गांव, वहाँ पे भी चालकोलिथिक के एविडेंसेस मिलेंगे। इनाम गांव के अलावा दाइमाबाद आप पढ़ चुके हैं अभी, दाइमाबाद। एक आपको जगह याद हो अगर, निवासा पढ़ा था हमने, ठीक है, चिरकी निवासा पढ़ा था ना पहले, तो वही निवासा दोबारा से, उसमें चालकोलिथिक के एविडेंसेस भी मिले। वैसे नवदतोली करके एक जगह है, वहाँ पे भी मिले। तो ये सारे जो कल्चर्स थे ये किस टाइम पीरियड के हैं, ये हैं आपके चालकोलिथिक पीरियड के। इसके अलावा अगर इनकी सोसाइटी देखें तो सोसाइटी में इनकी ऑक्यूपेशन अगर देखोगे आप, तो ये डोमेस्टिकेशन किया करते थे एनिमल्स की, ठीक है, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन यहाँ पे हुआ करती थी। पशुपालन ये किया करते थे, शीप थे इनके पास, गोट थे। इसके अलावा दूसरा अगर देखें तो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, एग्रीकल्चर यहाँ पे हुआ करता था। बारले यूज़ किया करते थे, बेर आ गया, ग्रीन ग्राम देखा हमने, वो सारी चीज़ें। और इवन इनको क्रॉप रोटेशन के बारे में भी पता था। किसके बारे में, क्रॉप रोटेशन। अकॉर्डिंग टू सीज़न हमें क्रॉप चेंज करनी होती है, तो इनको क्रॉप रोटेशन के बारे में पता था। और जो पानी वगैरह की साइड में रहा करते थे लोग, उनको फ़िशिंग का पता था। क्यों पता चला हमें, क्योंकि फ़िशिंग हुक मिला है हमें, फ़िशिंग हुक मिला है। कहाँ से मिला है, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इनको इरीगेशन का भी आइडिया था, ठीक है, दे वर वेल अवेयर अबाउट द इरीगेशन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इनको इरीगेशन का भी पता था। और इवन इन्होंने एम्बैंकमेंट्स भी बनाए रखी थी, एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट छोटे छोटे बांध जैसे होते हैं ना, जो वो हो गया, डैम्स हो गए, छोटे छोटे एम्बैंकमेंट्स बना रखी थी, बाउंड्रीज दे रखी थी प्रॉपर। और अगर इनके घरों का पैटर्न देखोगे आप, अगर इनका हाउसिंग पैटर्न देखोगे ना, तो वो भी डिफरेंट टाइप का मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, मतलब अगर आहार में जाओगे आप, राजस्थान के आहार में देखोगे ना, तो इनका मेन फोकस रहता था या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ को घर बनाए जाएँ, या तो फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ घर बनाए जाएँ। तो एक तो पैटर्न ये रहा करता था। कईयों ने पिट ड्वेलिंग्स करी होती थी, खड्डे से बनाए होते थे ताकि गर्मियों के टाइम पे ठंड बनी रहे, तो पिट ड्वेलिंग्स भी इन्होंने करी होती थी, और ब्रिक्स का ये थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे थे। अब देखो, हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटें आई थी, पर यहाँ पे चालकोलिथिक में भी हमें ऐसे एविडेंसेस मिल जाते हैं जिसमें उन्होंने ईंटों का यूज़ किया है। इसी वजह से कन्फ्यूजन आता है कि मे बी चालकोलिथिक पहले आया था कि आईवीसी पहले आया था। दैट इज़ द मेन रीज़न कि कन्फ्यूज़न होता है। इसके अलावा आप देखोगे वाटरलैंड डॉव हाउसेस, वाटरलैंड
डॉब हाउसेस, वॉटल एंड डॉब हाउसेस आप देखते हो कि इसमें अगेन चालकोलिथिक पीरियड में। इसके अलावा शेप्स देखोगे तो डिफरेंट मिलेंगी, रेक्टेंगुलर शेप के घर मिलेंगे, सर्कुलर मिलेंगे। उसके अलावा मड हाउसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मड के बनाए होते थे तो मड हाउसेस भी मिलेंगे। तो हाउसिंग पैटर्न आप देख सकते हो कितने सारे डिफरेंट मिलेंगे। इसके बाद जब आप पहुंचते हो दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे देखा हमने अभी, तो दाइमाबाद देखा हमने महाराष्ट्र के अंदर। तो दाइमाबाद में एक बहुत ख़ास चीज़ मिलती है, वो क्या थी, तो दाइमाबाद में हम देखते हैं कि जो लोकेलिटीज़ थी, मान लो ये सारे घर हैं, तो घरों के बाहर ना वॉल्स बना दी गई थी, यानी कि फोर्टिफिकेशन कर दी गई थी ताकि प्रोटेक्शन रहे, फोर्टिफाइड वॉल्स बना दी गई, ठीक है, वन रीज़न। दूसरा यहाँ पे हमें ब्रोकन फोर्ट्स भी मिलते हैं, तोड़ने की ट्राई करी गई है किलों को, ब्रोकन फोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा कि इनाम गांव एक जगह देखी हमने, कहाँ पे देखी, अगेन महाराष्ट्र में ही देखी ना इनाम गांव। इनाम गांव में हम क्या देखते हैं, उन्होंने मोट्स बनाई थी घरों के बाहर। मोट में क्या किया जाता है, एक जगह से रखा जाएगा कि बाहर को निकल सकते हैं, बाकी यहाँ पे एक पानी से भर देंगे सारा और उसमें मगरमच्छ वगैरह डाल देंगे ताकि कोई उसको दीवार को क्रॉस करके आ ना जाए, और अगर आने की ट्राई करेगा तो मगरमच्छ उसको खा लेगा, ठीक है। तो ये होते थे मोट्स, क्या बोलते थे इनको, मोट, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे मिल जाता है, आपके इनाम गांव में। इनाम गांव में ही एक और चीज़ देखी गई कि कुछ घर आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे, कुछ आपको सर्कुलर शेप के मिल जाएंगे, और स्पेशली ये घर जो हुआ करते थे ये ग्रेनरी के आसपास होते थे, यानी कि जहाँ पे इन्होंने ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखा होता था, तो ग्रेनरी के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉपर एंड बरियल सिस्टम यहाँ पे भी था, कॉपर, अब देखो कॉपर आ चुका है, गोल्ड भी आना शुरू हो गया है, तो कॉपर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रख दिया करते थे बरियल के साथ, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कुछ एक बरियल के साथ सिर्फ कॉपर होगा, कुछ एक बरियल के साथ सिर्फ गोल्ड होगा। तो अब कॉपर महंगा आता है कि गोल्ड महंगा आता है, ऑब्वियसली गोल्ड महंगा आता है। तो जिनके साथ गोल्ड हुआ करता था ये मान लिया जाता है कि वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, और जिनके साथ कॉपर हुआ करता था वो कंपैरेटिवली उनसे गरीब हुआ करते थे, ठीक है। सो ये हम सोशल डिस्पैरिटी भी देखते हैं चालकोलिथिक पीरियड में। अब बरियल, कहीं तो बरियल करते थे, कहीं पिट्स बनाते थे और उसमें बरियल कर दिया करते थे। कुछ कलश का भी सिस्टम यूज़ किया करते थे, कलश में क्या करते थे, उनकी ऐश डाल दिया करते थे, तो अर्न सिस्टम भी देखा गया है, यानी कि ये लोग जलाया भी करते थे लोगों को जब उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं इनाम गांव के ही अंदर, यहीं पे लिख देते हैं, इनाम गांव के अंदर अगर देखें तो एक और चीज़ हमें मिलती है, दैट वाज हेडलेस फीमेल फिगर, हेडलेस फीमेल फिगर, ये कहाँ पे मिलती है, इनाम गांव में मिलती है। साथ में 2 मेल फिगरीन्स भी यहाँ पे मिलती हैं। किस चीज़ की बनाई गई थी, तो मिट्टी की बनाई गई थी, क्ले से बनाई गई थी, ओके। और बुल की वर्शिप भी ये किया करते थे, क्योंकि बुल के भी एविडेंसेस मिले हैं। बाकी माइक्रोलिथ्स ये भी यूज़ कर रहे थे, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इनको आगे थी, एग्जांपल है ब्रॉन्ज, ऑल्दो लो क्वालिटी का ब्रॉन्ज मिला बट कॉपर और टिन की इनको मिक्सिंग करने आ गई थी, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है, यू कैन साइट दैट। और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन तो करते थे, पर इनको मिल्क का पता नहीं था, दूध भी पी सकते हैं वो चीज़ इनको पता नहीं थी। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हमें एक जगह पे बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन मिले हैं, तो ये माना जाता है मे भी उस टाइम पे भूखमरी फैली होगी या फिर न्यूट्रिशन नहीं हुआ करता होगा, तो जो बच्चे पैदा होते थे उनकी डेथ हो जाती थी और उन सभी को एक ही जगह पे दफना दिया जाता था, तो कुछ का ये भी मानना है, ठीक है। तो ये सारा था अबाउट द स्टोन एज। यहीं पे पाषाण काल आपका होता है कंप्लीट। अब चलेंगे हम टुवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको और क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं हम। 3 फेजेस में जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज, जो बीच वाला आता है उसको हम बोलते हैं मेच्योर हड़प्पन फेज, एंड जो तीसरा आता है दैट इज़ द लेटर हड़प्पन फेज, ठीक है। ये 3 फेजेस हम देखते हैं ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ये जो अर्ली फेज था ये गाँव वाला था, काफ़ी रूरल आपको टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी, कैसी, रूरल। पर जो मैच्योर वाला था ना ये अर्बन मिलेगा आपको, और जब ये डिक्लाइन की तरफ चलेगा तो दोबारा से कैसा आ जाएगा, रूरल ही आ जाएगा, गांव वाला ही आ जाएगा। अगर इसका एक्सटेंशन देखें, एक्सटेंशन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो नॉर्थ में आपको मिलेगी एक जगह दैट इज़ मांडा, मांडा मिल जाती है आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो नॉर्थ में देखोगे, एक्सट्रीम नॉर्थ में देखोगे तो आपको एक जगह मिलती है विच इज़ मांडा, जम्मू में मिल जाती है आपको। एक्सट्रीम साउथ में देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो वहाँ पे एक जगह मिलती है विच इज़ दाइमाबाद, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। वेस्ट में देखोगे तो पाकिस्तान वाले एरिया में आपको एक जगह मिल जाती है दैट इज़ सुक्ता गेंडोर,
सुक्ता गेंडोर। और तीसरी जो चौथी आप देखोगे यूपी में आपको मिल जाएगी, और ये आप बलूचिस्तान वाला एरिया है ना जो, वहाँ पे मिल जाती है। ईस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको आलमगीरपुर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन यूपी। और जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की शेप देखते हो ना, तो ये आपको ट्रायंगुलर सी मिलती है। कैसी मिलती है? ट्रायंगुलर सी शेप मिल जाती है। किसकी? दैट इज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी आप सिटीज़ देखोगे ना, चाहे आपकी हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, जो मर्जी सिटी हो, आप देखोगे कि वो सारी रिवर के बैंक पे थी। क्यों रिवर के बैंक पे थी? क्योंकि उससे इजी हो जाता था एक्सकवेशन वहाँ पे अपना सेटलमेंट करना। ठीक है, तो बोला जाता है कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इसके अलावा जो DR साहनी यानी कि दयाराम साहनी थे, उन्होंने एक्सकवेशन यहाँ पे शुरू कर दी थी। और जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने क्या किया था, एक टर्म थी विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कॉइन किया था। तो जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय द जॉन मार्शल। एक और देखेंगे आप, दैट इज़ द रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, अभी हमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, स्टोन एज को फाउंड आउट करा था, और उनको पल्लावरम हैंड-एक्स भी मिली थी। और तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रॉबर्ट ब्रूसफुट का क्या काम है? इनको नर्मदा रिवर के पास में बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे ही बुरज़ाहोम आप देख चुके हो, अभी कश्मीर में हमें क्या मिला कि डॉग को बरी किया गया था आदमी के साथ। ठीक है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करें तो हम कौन से फेज़ में आ चुके? हम आ चुके हैं अब इन द प्रोटो फेज़। ठीक है, हमने देखा प्री हिस्ट्री में हमने क्या चीज़ें देखी? स्टोन एज। अब आ जाएगी आपकी प्रोटो हिस्ट्री में हम वो सारी फेज़ देखेंगे जिसमें रिटन एविडेंसेस तो थे अपने पास, पर क्या नहीं था? उनके डिसाइफरमेंट नहीं है, यानी कि पता ही नहीं है लिखा क्या हुआ है। तो दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब थोड़ा सा ब्रॉड चलेंगे, दैट इज़ सबसे पहले चार्ल्स मेसन करके हुआ करते थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी हमें रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर कनिंघम आते हैं, उन्होंने सर्वे करा इस एरिया का। और फिर IVC जो टर्म है वो जॉन मार्शल ने दी। और एक्सकवेशन किसने शुरू करी? तो दयाराम साहनी ने शुरू कर दी। ट्रायंगुलर शेप में हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगी। कितना एरिया ऑक्यूपाइड है? तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया यहाँ पे मिल जाता है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत एफिशिएंट है। आज भी बोला जाता है कि जैसा IVC के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम बना था, वैसा आज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स मिल जाएंगी आपको। हाँ, रिवर्स की अगर आपको याद रखनी हो तो मांडा के पास से एक रिवर जाती है विच इज़ चेनाब। क्या जाती है? चेनाब। वैसे ही आलमगीरपुर जो आपको मिला, वहाँ से एक रिवर निकलती है, दैट इज़ हिंडौन। तो इसके बैंक पे आपको आलमगीरपुर मिल जाता है। दाइमाबाद के पास से निकलती है प्रवारा कहाँ पे मिल जाएगी आपको? दाइमाबाद के पास में। सुक्ता गेंडोर से एक रिवर है डस्क। क्या निकलती है? डस्क। तो ये कहाँ पे आ जाएगी? आपके सुक्ता गेंडोर के पास में। ठीक है, उसके अलावा अब देखते हैं जो फर्स्ट साइट थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी हड़प्पा। कौन से रिवर के बैंक पे मिली थी? तो इट वॉज एट द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी का अगर नाम देखें पुराना तो दैट वाज द पुरुषनी। ठीक है, और बाद में रावी भी क्या करती है? इंडस रिवर में ही मिल जाती है। किसने एक्सकवेशन करी थी? तो हम देख चुके हैं DR साहनी ने यहाँ पे एक्सकवेशन करी। इसके अलावा क्या क्या एविडेंसेस यहाँ पे हमें मिले? तो एक मिला हमें पॉटर व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था? नियोलिथिक में हो चुका था, बट वी विल सी कि पॉटर व्हील यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। उसके बाद लेबर जो हुआ करती थी ना, काम वगैरह करा करते थे जो लोग, उनके क्वार्टर मिले हुए हैं स्पेशली। फिर यहाँ पे हमें ग्रेनरी वगैरह भी मिलती है। ग्रेनरी का क्या काम है? एक बड़ा सा कमरा बना देंगे और वहाँ पे किस चीज़ की स्टोरेज करेंगे? ग्रेन्स की, ताकि अगली फसल लगाई जा सके। फिर इसके अलावा हमें मॉटर पेसल भी मिला। ठीक है, जो जिसको आप क्या बोलते हो, याद नहीं आ रहा है हिंदी में शब्द, जिसमें आप मसाले वगैरह कूटते हो, उसको बोलते हैं पेस्टल मॉर्टर। ठीक है, फिर उसके अलावा कॉफिन्स मिले। कॉफिन्स के अंदर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉफिन मिला है इसका, जिसका नंबर है RH37। ठीक है, ये आप काफ़ी पढ़ते हो तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना।
एलिफेंट के भी यहाँ पे हमें स्केलेटन देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स के भी हमें यहाँ पे अवशेष देखने को मिल जाते हैं। साथ में हमें स्वास्तिक साइन भी मिला, मे बी ये लोग वर्शिप भी किया करते थे। तो दैट वाज अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड एक और साइट है विच इज़ छानूदारो। छानूदारो को एक्सकवेट किसने करा, तो ये किया था गोपाल मजूमदार। किसने किया था एक्सकवेशन छानूदारो का, तो गोपाल मजूमदार। कौन सी रिवर के बैंक पे आ जाता है, तो इंडस रिवर के बैंक पे आता है। फीमेल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिली थी, इन शॉर्ट लिख सकते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनको मिलता है, ठीक है। और नेल पेंट हो गया, क्रीम्स हो गई, वो सारी यहाँ पे मिली थी। थ्रेड मिला, नीडल मिली, छोटे छोटे मिरर मिले, ईयर मिले। तो बहुत सारी फीमेल की प्रोडक्ट्स हमें छानूदारों के अंदर मिल जाती है। लिपस्टिक मिली, और एक फुटप्रिंट मिला है हमें जिसमें ऐसे दिख रहा है कि जैसे डॉग जो है ना, कुत्ता क्या कर रहा है, चेज़ कर रहा है किसको, कैट को, डॉग चेजिंग कैट। तो इनका फुटप्रिंट मिला हुआ है। और बाकी सारी जितनी भी साइट्स मिलेंगी ना, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सभी के बाहर से बाउंड्री लगी हुई थी, बट छानूदारो के केस में आपको कोई भी बाउंड्री नहीं देखने को मिलती, ठीक है। और जो मैक्सिमम सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, एक तो पाकिस्तान वाले एरिया में, और इंडिया के अंदर आज देखें तो गुजरात वाले एरिया में मिल जाती है। मैक्सिमम आपको अर्बन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। एक और जगह आती है विच इज़ मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। इसकी एक्सकवेशन किसने करी थी, तो रकुल दास बनर्जी, RD बनर्जी भी जिनको आप बोलते हो, रकुल दास बनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें ग्रेनरी मिलती है बहुत बड़ी। एक खास फीचर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ग्रेनरी के अलावा, वो है बेथिंग एरिया, बहुत बड़ा, ग्रेट बेथ भी जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाता है यहाँ पे। बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं, और स्केलेटन्स ऐसे मिले हैं ऐसे लगता है जैसे उनको मारा गया हो, ठीक है। स्क्रैचेस मिले हैं उनकी हड्डियों के ऊपर। रोड जो थे यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड थे और एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट किया करते थे। बहुत ज़्यादा कॉपर यहाँ पे हमें मिलता है, इसी वजह से जो IVC है उसको हम और क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। काफ़ी प्योर लेवल का कॉपर यहाँ पे हमें मिल जाता है। साथ में यहाँ पे कॉटन, सूती कपड़ा भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक और जगह मिलती है विच इज़ रोपड़ की अगर बात करोगे तो रोपड़ आपके पंजाब वाले एरिया में आ जाएगा। और किस रिवर के बैंक पे आएगा, तो सतलुज रिवर के बैंक पे आ जाएगा, सतलुज, ठीक है। यज्ञ दत्ता शर्मा जो हैं वो इसके एक्सकवेटर हैं, यज्ञ दत्ता शर्मा, किसके, दैट इज़ ऑफ द रोपड़। फिर डॉग के बरियल मिले हैं यहाँ पे भी हमें, किसके साथ, ह्यूमन के साथ, डॉग बरियल विद ह्यूमन, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में करना हो बाई चांस, तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक सीरीज़ बन रखा है, उसमें चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, तो रोपड़ के बाद हम देखेंगे बनावली। ये जो बनावली है ना, बी फॉर बनावली, बी फॉर बारले। यहाँ पे हमें जौ वगैरह मिली है, क्या मिली है, जौ, बारले। कहाँ पे आता है ये जगह, तो ये हरियाणा में आ जाता है। किस रिवर के बैंक पे आता है, तो रंगोई रिवर है वहाँ पे, उसके बैंक पे आ जाता है। और किसने एक्सकवेशन करी थी, तो रविंदर सिंह हुआ करते थे, उन्होंने करी थी। यहाँ पे जो रोड्स थे ना वो काफ़ी इर्रेगुलर है, रोड्स जो थे वो इर्रेगुलर मिलेंगे आपको, ठीक है। रोड जो है वो इर्रेगुलर मिलेंगे। ड्रेनेज अब कवर्ड नहीं मिलेगा, बाकी जगह पे प्रॉपरली मेंटेन ड्रेनेज मिलेगा, यहाँ पे ओपन ड्रेनेज मिलेगा, खुला हुआ ऊपर से, ठीक है, कोई कवरिंग नहीं है उसमें। वैसे अगर राजस्थान जाओगे वहाँ पे एक और जगह मिलेगी आपको, दैट इज़ कालीबंगन। कालीबंगन की बात करूँ तो ये राजस्थान में आ जाएगा। कौन से रिवर के बैंक पे आएगा, तो घाघर रिवर वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे हमें मिले हैं हल, प्लो एंड फील्ड्स प्रॉपर यहाँ पे मिलती हैं। काली का मतलब होता है ब्लैक, बंगन का मतलब होता है बैंगल्स, तो मतलब यहाँ पे चूड़ियों के एविडेंसेस मिले हैं। हाँ, छानूदारों में हमने बोला ना कि फ़ीमेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले थे, बट वहाँ पे चूड़ियाँ नहीं मिली थी। चूड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं, जाके कालीबंगन में मिलती हैं। यहाँ पे हमें फायर अल्टार भी मिलते हैं, हवन कुंड भी देखने को मिले, फायर अल्टार्स। इसके अलावा जो इनकी ब्रिक्स थी, ब्रिक तो सभी ने यूज़ करी, पर इनकी ब्रिक्स में एक ख़ास बात थी कि वो डेकोरेटेड थी, उसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर डिज़ाइंस वगैरह बना दिए थे, ठीक है। फिर एक और जगह मिलती है आपको धौलावीरा गुजरात में आ जाती है, और काफ़ी बड़ा एरिया उसने एक्वायर करके रखा है। सुक्ता गेंडौर देखा, सुक्ता गेंडौर में आपको क्या मिल जाते हैं, एविडेंसेस ऑफ हॉर्स। यहाँ पे आपको किसके एविडेंसेस मिले हैं, तो हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं। साथ में कुछ हड्डियाँ जो थी वो पॉट्स में रख दिया जाती थी, ठीक है।
वैसे आपको लोथल मिलेगा, लोथल कहाँ पे मिल जाएगा, गुजरात के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, और साथ में अगर कौन से रिवर के बैंक पे पूछा जाए तो भोगवा रिवर के बैंक पे मिलेगा ये, ठीक है। लोथल में आपको ड्यूअल स्केलेटन सिस्टम मिलेगा, और ड्यूअल स्केलेटन का मतलब है मेल और फीमेल को इकट्ठे दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, तो ऐसे लगता है कि मे बी वहाँ पे सती सिस्टम प्रेवलेंट था। डॉकयार्ड का मैंने बता दिया, डॉकयार्ड इंपॉर्टेंट है। बंदरगाहें बहुत सारी आपको मिलेंगी कहाँ पे, लोथल वाले एरिया में। इसके अलावा ट्रेड ये लोग किया करते थे, ठीक है। सील्स बहुत सारी मिलेंगी। सील्स का क्या काम था, कोई बोलता है ये करेंसी हुआ करती थी, कोई बोलता है कि ये जस्ट एक सिंबल हुआ करता था कि हाँ इस जगह से कोई चीज़ कैरी हुई है और यहाँ पे लेके आई गई है। फिर आता है एक और, दैट इज़ रंगपुर। रंगपुर आपको, अगर रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में आ जाएगा। यहाँ पे आपको पैडी मिलेंगी, पैडी फील्ड्स मिलेंगे। पैडी यानी कि धान की खेती मिल जाएगी। और जो कॉइन्स थे ना, कॉइन्स बने होते थे इस टाइम पे टेराकोटा के। किसके, टेराकोटा के। अब ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉइन्स किस चीज़ के मिलते थे, तो टेराकोटा, टेराकोटा के कॉइन्स मिल जाया करते थे। और वेट्स भी मिले हैं, ठीक है, 16 के डायमेंशन में मिले हैं, 16, 32 इस तरह से 16 के टेबल में। और एग्रीकल्चर और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था आईवीसी के टाइम पे। सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें मैट्रिमोनियल मिलती है, क्यों, क्योंकि हमें फीमेल के जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं छोटे छोटे वो ज़्यादा मिलते हैं, मूर्तियाँ वगैरह इनकी मिलती हैं। मूर्तियाँ तो नहीं बोलेंगे उसको, हाँ मतलब बना दिया गया होता था मिट्टी वगैरह का, टेराकोटा वगैरह यूज़ करके, ब्रॉन्ज यूज़ करके। डांसिंग गर्ल होती है, डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिली थी, ठीक है। एक प्रीस्ट भी मिले हैं, और तो प्रीस्ट हमें मिले हैं फ्रॉम द मोहनजोदारो अगेन। तो उस टाइम पे और भी बहुत सारी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, जैसे कि अगर इंडिया इधर है तो आपको इराक वाले पोर्शन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिल जाएगी। कैसी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिल जाएगी इराक वाले पोर्शन में। इराक, आई सेड इराक, ठीक है। वैसे ही सीरिया तक ये फैली हुई थी, और सीरियन सिविलाइजेशन वाज देयर, बेबीलोन सिविलाइजेशन वाज देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि देयर वाज सो मेनी सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम जब इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। येलो रिवर सिविलाइजेशन भी थी, रशिया के जो हांगो रिवर है उसके बैंक पे है, ठीक है, येलो रिवर सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी थी, ये भी कंटेम्प्रेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फेरॉन किंग वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। ये लोग ना सोने से कवर कर दिया करते थे डेड बॉडीज़ को, और पिरामिड्स बना दिया करते थे बरियल्स के ऊपर, और फिर आज के प्रेजेंट टाइम में हम उसको निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारी हमें कब मिलती हैं, आईवीसी के टाइम पे ही चीज़ें मिलती हैं। यूरोप में देखें अगर तो रोम और ऑटोमन एम्पायर चला हुआ था, ठीक है, और जूलियस सीजर और अगस्त ने उनको एक्सटेंड करा था, ठीक है। तो ये तो चलो कंटेम्प्रेरी हैं, इनके बारे में ज़रूरी नहीं है, जस्ट एग्जांपल दिए मैंने आपको कि बहुत सारी सिविलाइजेशन एट द सेम टाइम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। अब इसके अलावा जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या बोलते हैं उसको, न्यूमिस्मेटिक्स। किसको, दैट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स। तो एविडेंसेस हमने बहुत सारे देख लिए। अब कॉइन आप देखोगे ना, अगर ओवरऑल देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा भी देखें, इंडस में तो हम देखेंगे कि सील्स मिल गई, इसके अलावा थोड़े से टाइम के बाद आप देखोगे टेराकोटा कॉइन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पंच मार्क कॉइन्स मिलेंगे। पंच मार्क में कुछ नहीं, स्टैंप की जगह पे क्या किया जाता था, भारी सी चीज़ से एक पंच मार दिया जाता था और उसमें डिप्रेशन आ जाता था, ठीक है। गोल्ड कॉइन मिलेंगे आपको, लेड के बने हुए कॉइन मिलेंगे। सतवाहना पीरियड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको लेड कॉइन्स भी मिलेंगे, गोल्ड कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, और सिल्वर कॉइन आपको मिलेंगे, इम्प्योर क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स आपको मिलेंगे, सिल्वर कॉइन मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हम देखते हैं बहुत सारे टाइप के कॉइन्स होते हैं, जिस चीज़ के वो बने थे उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट नाम दे दिए जाते थे, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक और बनेगी इसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक्सटेंड करेंगे कि वैदिक काल के अंदर कैसे गए। अब देखो पता नहीं चला था कि कैसे हम गए, पर बोलते हैं कि फ्लड आ गए थे, मे बी इंडस रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड आए तो जो भी सेटलमेंट थी वो सारी बह गई। एक रीज़न ये दिया जाता है। कुछ बोलते हैं फ्लड नहीं आए थे, ड्रॉट पड़ गया था, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से सारा का सारा शिफ्ट जो था वहाँ से ख़त्म हो गया।
कुछ बोलते हैं कि मे बी गैंग्स की तरफ चलना शुरू हो गए थे, गैंगेटिक रीजन में, गंगा वाले एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले द्वाब में चलना शुरू हो गए, तो इस वजह से पीछे की चीज़ें छूटती गई। कुछ ये बोल देते हैं। कुछ बोलते हैं कि भूखमरी आई थी, भूखमरी फैली जिसकी वजह से सारे लोगों की डेथ होगी। कुछ बोलते हैं कि कोई कैटास्ट्रॉफ आया था, कोई अकाल पड़ा अचानक से, जिस वजह से सारे के सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। तो देयर आर सो मैनी स्टोरीज रिलेटेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ बोलते हैं कि बड़े बड़े दरवाजे लग गए थे, मे बी आर्यंस ने इन्वेड करा था, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, इन्वेजन कर दिया इंडिया के अंदर। तो ये सारी स्टोरीज किससे रिलेटेड हैं? दे आर रिलेटेड टू द इंडस वैली civilization. Now we will meet in the next lecture. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day. If you like the video, do like and share. Thank you everyone.